my dear friends, once again myself R.S. Rao welcome you to the YouTube channel of Konark Learning Classes। बच्चों, अभी तक हमने इंग्लिश में दो टॉपिक देखे थे। पहला टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा जो टॉपिक लिया था वो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो हमने लिया था नाउन। ये दोनों चीज़ें सिंपल थी। जो हम आज देख रहे हैं, हालांकि आपको सारा देखने के बाद सिंपल ही लगेगा और इंटरेस्टिंग भी बहुत है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और टॉपिक है हमारा प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रो और नाउन वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, यूज किए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। इसके अलग अलग प्रकार है बच्चों, और सबसे ज़्यादा मैंने ये अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि बच्चे को इस प्रोनाउन में बहुत प्रॉब्लम आती है। पूरा कोर्स हो जाता है जब तक बच्चा इस प्रोनाउन को समझ नहीं पाता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोनाउन का, एंड वी कॉल इट पर्सनल प्रोनाउन। बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपके टेंस में काम आएगा, ये आपके सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, प्रोनाउंस आपके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, प्रोनाउंस आपके पॉसेसिव होते हैं, एम्फेसाइजिंग होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं और वाक्य में अलग अलग स्थान पर इन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं बच्चों कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम या जो भी आप इसे कहते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चे को ये सीखने में कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। एक छोटी सी बात बताता हूं कि कभी भी छोटे बच्चे आपस में झगड़ रहे हो कोई चीज प्राप्त करने के लिए, तो हमेशा उनकी ये रेस रहती है कि पहले मैं फिर तू। पहले मैं का मतलब है कि मैं फर्स्ट हूं, और इसी तरह से इसको सीखा जा सकता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं फर्स्ट हूं। जैसे कि मैंने बच्चों वाली स्टोरी में बताया कि वो जब झगड़ते हैं तो पहले मैं जाऊंगा फिर तू जाएगा। तो मैं का मतलब क्या हुआ, मैं का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर है वो होता है आपका आई, और आई का मीनिंग है मैं। ध्यान से सुनना बच्चों, एक बार में ये समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउंस हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, और इनके पर्सन्स भी होते हैं। तो अगर मैं इन दो चीजों को भी कैटेगराइज करूं तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखे हैं इसे हम कहेंगे पर्सन, और जो सिंगुलर और प्लूरल लिखे इसे हम कहेंगे नंबर। और नंबर का मतलब वचन होता है। तो पर्सन के अनुसार तो हमने तीन भागों में बांट दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को कैसे सीखेंगे, मैंने बच्चों की स्टोरी बताई कि मैं फर्स्ट तू सेकंड, यही झगड़ा होता है हमेशा उनमें। तो फर्स्ट ये मैं है, मतलब आई, और आई आएगा हमारा सिंगुलर में। और बहुत सारे आई लोग मेरे साथ अगर खड़े हो जाए तो हम सब अपने आप को हम बोलेंगे। तो इसका मतलब ये दो जो प्रोनाउन है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन में आएंगे। तो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया वी। इसको कई बार आपको इस तरह का चार्ट बना के भी बताते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस चार्ट को भी पहले देख लीजिए, फिर इधर इंडिविजुअली हम देख लेंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी फर्स्ट पर्सन इसके जैसा ही दिखता है। कौन सा होता है, आई, एक वचन की बात करें तो। फर्स्ट पर्सन प्लूरल ये होता है बच्चों वी। फिर कहता है सेकंड पर्सन, अभी हमने बात करी थी, बच्चे क्या कह रहे हैं, मैं फर्स्ट हूं तू सेकंड है। तो सेकंड तू ही रहेगा हमेशा, वो चाहे एक वचन में हो या
बहुवचन में हो। इसलिए यू को लेकर बार बार कंफ्यूजन रहता है कि हम यू के साथ क्रिया कौन सी यूज करें, हम एक वचन की क्रिया यूज करें या बहुवचन की। और यू से पता भी नहीं लगता एक बार में कि यू अकेला लिखा गया हो तो वो सिंगुलर है या प्लूरल। सीधी सी बात है, ये यू चाहे सिंगुलर के रूप में लिखा हो या यू प्लूरल के रूप में लिखा हो, इसके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की आएगी। यहां से स्पष्ट दिख रहा है कि आई एक वचन है, तो आई में हम ज़्यादातर क्रियाएं एक वचन की यूज करते हैं और कुछ क्रियाएं बहुवचन की यूज करते हैं। वी बहुवचन ही है तो इसके साथ हम प्लूरल क्रिया है ही यूज करेंगे। आते हैं थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या, कई बार मेरा ये एक्चुअली मानना है, मैं इस थ्योरी पे चलता हूं कि आपको 3 चीजें सीखनी है तो 2 आसान सीख लो और तीसरी वही है जो डिफिकल्ट है, वो वैसे ही याद आ जाएगी। तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन पता है तो कोई भी पूछे कि यार पर्सन कौन से होते हैं तो फर्स्ट सेकंड आपने बता दिया, जो बच गए वो थर्ड ही है। तो उनको आपको मिक्स नहीं करना फर्स्ट और सेकंड के साथ। When you come to know that first is I and we and the second is you, it means all the remaining personal pronouns are third person pronouns. तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर की बात करें तो हमारे पास है ही, प्लूरल की बात करें हमारे पास है शी, और सिंगुलर ही, सिंगुलर दूसरा शी, और तीसरा सिंगुलर हमारे पास इट। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो हमारे पास है दे। बहुत आसान है, फिर से इस टेबल को समझ लो। फर्स्ट पर्सन जब भी आपके दिमाग में आएगा वो बच्चों वाली लड़ाई ध्यान रखने की, पहले मैं फिर तू। तो पहले मैं हूं तो मैं फर्स्ट हूं क्योंकि पहले मैं हूं, ठीक है। इनके साथ बहुत सारे लोग आने पर बन जाते हैं वी, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन पे, वो बच्चे कह रहे थे कि सेकंड तू जाएगा, सेकंड तू जाएगा, तो सेकंड तू ही है और वो दोनों सिंगुलर और प्लूरल में यू ही आएगा। थर्ड पर्सन की बात करें तो हमारे पास सिंगुलर में 3 है, ही, शी और इट। ही आप जानते हैं, ठीक है, जो मेल्स हैं, ठीक है, जो बॉयज हैं उनके लिए ही यूज होता है, गर्ल्स के लिए शी यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं। और बहुवचन में जो थर्ड पर्सन है वो हमारा दे है। इस टेबल को मैं मिटाता हूं, आते हैं वापस यहां पे। तो अब आप पर्सनल प्रोनाउंस को ठीक से समझ गए होंगे। हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लिखा है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल लिखा हमने वी, और अब आप अपना आंसर खुद दे सकते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर आपका होगा यस, ये होगा आपका यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल मैंने कहा था सेकंड दोनों ही तू ही होता है, तो सेकंड पर्सन प्लूरल है आपका यू। और थर्ड पर्सन बहुत आसान है, जो बच गए वो सारे थर्ड पर्सन। आपको कोई कहीं पे भी लिख करके बोल दे कि ये कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, तो आपको याद कंट्रास्ट 2 करने हैं, एक तो आई और दूसरा यू। आई मैं फर्स्ट हूं, यू तू जो सेकंड है, और जो बच गए वो सारे थर्ड। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में पहला कौन सा बता रहे हैं आप? बिल्कुल सही बताया, ये है आपका ही, सेकंड नंबर करेक्ट, ये है आपका शी, थर्ड नंबर इट, और फोर्थ नंबर जो कि प्लूरल है वो कहलाएगा दे। बच्चों मुझे लगता है अब आपको पर्सनल प्रोनाउन कंठस्थ हो गए होंगे। फिर से देख लीजिए, आई मैं फर्स्ट हूं, आई, ठीक है, सिंगुलर, और प्लूरल हमारा है वी। अगर हम सेकंड पर्सन पे जाते हैं, सेकंड हमेशा सामने वाला होता है, ठीक है, यू और यू, और थर्ड जो है वो इन दोनों के अलावा जितने भी है ही, शी, इट और दे। अगर टेक्निकली इंग्लिश की बात करें बच्चों, तो किसी वाक्य में जो स्पीकर होता है, जरा ध्यान से सुनना, स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है टेक्निकली इंग्लिश की बात करें तो, और जो लिसनर होता है वो होता है सेकंड पर्सन। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज अ गुड स्टोरी, या शी इज
अ गुड गर्ल। अब आप कहेंगे इसमें बोलने वाला कहां और सुनने वाला कहां है, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बोलने वाला है और सुनने वाला है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखें तो ये सेंटेंस बनेगा आई सेड टू यू, और ये भी मैं वापस मैं ही बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, तो ये भी इनडायरेक्ट में बनेगा आई सेड टू यू। अब देखिए, इसमें बोलने वाला भी है, इसमें सुनने वाला भी है, और इसमें वो भी हम जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट स्पीकर इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट होता है, जो सुनता है वो सेकंड होता है, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। आप किसी भी सेंटेंस को जो सामान्य रूप से दिखाई देता है, अगर आप उससे बोल रहे हैं तो उसके पहले इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पहले ये चीजें जुड़ जाती है, आई सेड टू यू। तो एनालाइज करिए, आई कौन है? फर्स्ट पर्सन है। आई कौन है? स्पीकर है। स्पीकर हमेशा फर्स्ट होता है। इफ इन अ क्लासरूम अ टीचर इज टीचिंग, वो फर्स्ट पर्सन हुआ। वो जिनसे बात कर रहा है स्टूडेंट्स, वो सेकंड पर्सन होते हैं। जिस टॉपिक के बारे में वो बात कर रहा है वो हमेशा थर्ड पर्सन होगा। तो देखिए, आई सेड टू यू में आई फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है। यहां देख लीजिए, हमने फर्स्ट पर्सन में आई में इसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बताया है। और आई सेड टू, ये क्या लिखा हुआ है? यू। कौन सा पर्सन है? हमने सेकंड में लिखा हुआ है यू। अब आते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम स्टोरी की बात कर रहे हैं। आप कह दोगे सर स्टोरी की बात कर रहे हो, आपने प्रोनाउन में स्टोरी तो बताई नहीं। बिल्कुल सही, हमने स्टोरी नहीं बताया प्रोनाउन में, क्योंकि स्टोरी नाउन है, ये किसी वस्तु का नाम है। लेकिन इसी वाक्य में स्टोरी के स्थान पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो क्या है? इट। इसलिए आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे काम में आते हैं उसे हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए स्टोरी के स्थान पर हमने इट यूज किया है, इसलिए ये हमारा प्रोनाउन है। तो देखिए, अगर आप एनालाइज करते हैं तो ये पूरा सेंटेंस इस थ्योरी पे एकदम करेक्ट है कि स्पीकर जो है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। देखिए, यहां मैं बोलने वाला हूं फर्स्ट पर्सन हूं, लिसनर सेकंड पर्सन होता है, आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन है। हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टोरी की, और इट के माध्यम से स्टोरी को हम इंडिकेट कर रहे हैं। सो स्टोरी, आई एम सॉरी, इट इज आवर थर्ड पर्सन। बात एग्जाम में कैसा पूछा जाता है ये देखेंगे। ये अंडरलाइन कर दिया, ये अंडरलाइन कर दिया, ये अंडरलाइन कर दिया, और ये अंडरलाइन कर दिया। 1 2 3 4। बच्चों, यहां कितना भी लिख लिया जाए, कितना भी भाषण दे दिया जाए, अल्टीमेटली आप सीखोगे तब जब आप एक टॉपिक पे कम से कम 100-200 क्वेश्चन करोगे। और वही मेरा काम है, आपको मैं पढ़ाऊंगा कम, क्वेश्चंस ज्यादा कराऊंगा। क्वेश्चन का पहला तरीका कि उपरोक्त वाक्य में कौन से नंबर का शब्द जो है वो प्रोनाउन है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जो पढ़ के गया होगा वो नंबर 1 लिखेगा, और जिसे पता ही नहीं है वो कुछ भी कर देगा इनमें से, क्योंकि ना तो ये प्रोनाउन है, ना ये है, ना ये है। ये क्वेश्चन का पहला तरीका कि निम्न या उपरोक्त वाक्य में कौन से अंक का शब्द जो है उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। और पार्ट ऑफ स्पीच में 100% 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अगर हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो वो केवल इट को अंडरलाइन करेगा और इट के बारे में पूछेगा ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है। अब टाइप में हमें दे देगा वो पर्सनल प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कौन सा है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर जिसे पता है तो वो कहेगा ये पर्सनल प्रोनाउन है। टाइप 3 क्वेश्चन, वो इट को लिखकर बोलेगा ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, या उपरोक्त में से ये कोई भी नहीं है। तो इट हमारा थर्ड पर्सन है, और वो पर्सन के साथ नंबर भी जोड़ के दे सकता है। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यानी शब्द एक है लेकिन इस पे 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको प्रैक्टिस एक्चुअली इसकी करनी है। वो पढ़ना है, बिल्कुल सही है, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। मैं इसको मिटाता हूं, वापस टॉपिक पे आता हूं।
दूसरी बात, अब हमने पर्सनल प्रोनाउन सीख लिए। आपने बार बार इस चीज को सुना होगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कर्ता कर्ता कर्ता। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हमने लिखे हैं, ये किसी भी वाक्य में कर्ता का काम करते हैं। और आपको बच्चों ध्यान होना चाहिए कि कर्ता जो है वो सेंटेंस के शुरू में आता है। जब एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करेंगे, जो हम कर्ता की बात भी बहुत सारी करेंगे उसमें, ठीक है, तो कर्ता शुरू में आता है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए, और पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर्ता के रूप में एक वाक्य में होता है। दूसरा प्रकार है ऑब्जेक्ट का। तो माय डियर्स, ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस आप सुनते रहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनमें बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो इनसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में आई से जो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा मी। वी से बनेगा अस। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्ट हमारा बनता है हिम। शी का ऑब्जेक्ट बनता है हर। इट का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, इट। और दे का ऑब्जेक्ट बनता है देम। और बच्चों ध्यान रखना, ये हमेशा सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट जो आता है वो हमेशा किसी भी सेंटेंस के एंड में आता है। और ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो हिंदी में कहलाता है कर्म। वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा पॉज देते हैं और फिर हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि ये जो प्रोनाउन का पार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जिसमें आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और आपको बहुत ही क्लियर हो चुका होगा कि फर्स्ट पर्सन मैं फर्स्ट हूं, तू सेकंड है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, कम्स सेकंड पर्सन, सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है। और फिर आते हैं हम थर्ड पर्सन पे। सिंगुलर हमारे पास तीन है, ही, शी, इट। और नेक्स्ट जो आता है वो प्लूरल है, जिसे हम दे कहते हैं। इनके हिंदी अर्थ आपको सबको पता है, मैं, हम, तुम, वह, यह और वे सभी। बच्चों, यहाँ ध्यान रखने बात यह है कि पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम आते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो कि अधिकांशतः, सामान्यतः वाक्य के शुरू में आता है। और ये क्या है ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट बच्चों, जब हम इसे सेंटेंस के एंड में ले जाते हैं, जब हम पैसिव वॉइस में बात करेंगे, तो एंड में ले जाने पर ये आई मी में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो एंड ऑफ द सेंटेंस यूज किए जाते हैं। तो प्रोनाउन के दो फॉर्म हमने देखे। पहला एज अ सब्जेक्ट फॉर्म, जो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। फिर से याद दिला रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और नंबर की बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल। और हम इनके ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं तो आई का मी बनता है, वी का अस बनता है, यू का यू बनता है, यू का यू बनता है, ही का हिम बनता है, शी का हर बनता है, इट का इट बनता है और दे का देम बनता है। अब आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन पे। बच्चों, जब हम इसके बाद एक टॉपिक लेंगे एडजेक्टिव, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हम एडजेक्टिव लेंगे तो देखेंगे कि एडजेक्टिव में ये पॉसेसिव भी आता है, उसके बाद आपका डेमोन्स्ट्रेटिव भी आता है और इंटरोगेटिव भी आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीन ऐसे चीज़ें हैं जो आपको प्रोनाउन में भी पढ़ने को मिलेगी और एडजेक्टिव में भी पढ़ने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम वर्ड होगा, वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, ये हमें समझना पड़ेगा। पहले हम पॉसेसिव देख लेते हैं। पॉसेसिव उस शब्द को कहते हैं, या इसका अर्थ ये होता है कि जब हम किसी वस्तु पर अधिकार बताते हैं या ओनरशिप को शो करते हैं कि कोई वस्तु किसकी है, तो जो प्रोनाउन का नाम आता है वो पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। और हम पर्सनल से ही सारे प्रोनाउन आगे बनाते जाएंगे तो ये ज़्यादा ध्यान में रहेगा कि वो पर्सनल किस फॉर्म में था
ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में बना, वो पॉसेसिव किस फॉर्म में हुआ, एम्फेसाइजिंग या रिफ्लेक्सिव किस फॉर्म में हुआ। बच्चों ये बड़े बड़े नाम देखकर डरने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है और बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम पॉसेसिव प्रोनाउन को देखते हैं। आई को अगर पॉसेसिव बनाते हैं तो ये बनेगा बच्चों माइन। और पहले ही शब्द में आपका कंफ्यूज होना लाजमी है, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने सुन रखा है माई और यहां लिखा है माइन। माइन सुन भी रखा है तो इसका यूज आपने कभी किया नहीं है। हम यहां पे यही देखेंगे कि माय और माइन में फर्क क्या है, शब्द में क्या फर्क है, शब्दार्थ में क्या फर्क है और इनके सेंटेंस में यूज किस तरह के होते हैं और कब ये एडजेक्टिव कहलाता है और कब ये प्रोनाउन कहलाता है। तो आई से हमने बनाया माइन, वी से हम बनाएंगे आर्स और इसके लिए आपने जो शब्द सुना है वो है आर। तो ये क्या हो और कैसे आया, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देखते हैं। बच्चों यू, तो यू से हम लिखेंगे योर्स, जबकि आपने सुना है योर, लेकिन इसको यूज किया है, इसको हमने सबसे ज्यादा यूज किया है, योर्स ओबीडियंटली। इसका भी योर्स होगा और जो इसके लिए हमने प्रचलित ज्यादा जो है वो योर है। हम ही पे आते हैं और ही का हिम है, लेकिन पॉसेसिव इसका हिज होगा, ठीक है। और आपने हिज ही सुना है पहले भी, तो अब इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखे तब भी हिज ही कहलाएगा। शी हर बनता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में और इसे पॉसेसिव बनाते हैं तो हर्स बनता है, लेकिन हमने सुना है हर। इसके बाद ये जो इट है ये प्रोनाउन फॉर्म में इसका पॉसेसिव नहीं बनेगा और दे जो है उसका प्रोनाउन फॉर्म में पॉसेसिव जो बनेगा वो देर्स बनेगा, जबकि हमने इसे सुना है देर। तो ये जो है ये हर एक शब्द आप देखेंगे कि माइन का मतलब मेरा यानी किसी चीज पे अधिकार बता रहा, आर्स का मतलब हमारा अधिकार बताने वाला शब्द है, योर्स और योर्स जो है वो तुम्हारा वापस ओनरशिप को शो कर रहा है। हिज लड़के की चीज के लिए, हिज हर्स लड़की के लिए, ठीक है, ये इसका पॉसेसिव होता नहीं है। और देर्स जो है वो आपका आएगा, ठीक है, एक से अधिक लोग हैं उनकी वस्तु बताने के लिए, ऑनरशिप बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। बच्चों मैंने ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ध्यान रखना, ये प्रोनाउंस नहीं है, ये एडजेक्टिव है। वो मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके जस्ट बाद हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वहां पे मैं जो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स लिखूंगा वो ये होंगे। अभी हमें फोकस करना है इन पे। ये हमारे हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस और हमने बनाए हैं पर्सनल प्रोनाउन से। आई से माइन बनाया, वी से आर्स बनाया, यू से योर्स बनाया, यू से योर्स बनाया है, ही से हिज बनाया है, शी से हर्स बनाया है, इट नहीं बनेगा और दे से देर्स बनाया है। अब अपन आते हैं एम्फेसाइजिंग या रिफ्लेक्सिव। नाम सुनने में बड़ा लग रहा है, कठिन लग रहा है, लेकिन ये चीजें बहुत आसान है। अब किसी भी प्रोनाउन के बाद जब सेल्फ लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव भी कहलाता है और एम्फेसाइजिंग भी कहलाता है। एक ही शब्द के दो नाम है, रिफ्लेक्सिव भी है, एम्फेसाइजिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल हम आई को अगर एम्फेसाइजिंग रिफ्लेक्सिव बनाते हैं तो हम इसके साथ सेल्फ लगा के इसको माई सेल्फ कर देते हैं। इसी तरह से हम वी को बनाते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, मैं आपको यहां पे ये लिख रहा हूं आवर सेल्व्स। अगर आप इसको ये लिखते हैं आवर सेल्फ तो ये गलत होता है। वो गलत इसलिए होता है कि सेल्फ का बहुवचन सेल्व्स होता है, वी बहुवचन में है, इसलिए हम इसको आवर सेल्फ नहीं ले सकते, ये आवर सेल्व्स बनेगा। तो ये फॉर्म इसकी गलत है और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि निम्न प्रोनाउंस में से कौन सी फॉर्म गलत है। वहां पे माइन दे दिया, मैं लिख ही देता हूं, मान लीजिए उन्होंने दे दिया माइन, माई दे दिया, आर्स दे दिया और देर्स दे दिया। पहला क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि निम्न में से कौन सा प्रोनाउन नहीं है।
ध्यान से सुनना। हम प्रश्न को ज्यादातर इस तरह से देखते हैं कि कौन सा है, एक्चुअली अब ट्रेंड चेंज हो गया। वो पूछते हैं कि कौन सा नहीं है, और हम पूरी तरह से ध्यान देते नहीं, इसमें से किसी को भी टिक कर देंगे। तो प्रश्न ध्यान से सुनना मेरा, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोनाउन कौन सा नहीं है। माइन प्रोनाउन है, माई प्रोनाउन नहीं है, आर्स प्रोनाउन है, देयर्स प्रोनाउन है। ये ध्यान रखना कि जो प्रोनाउन होगा उसके आगे एस लगा होगा, तो ये हमारा राइट आंसर है, ये प्रोनाउन नहीं है। दूसरा, ये पूछा जा सकता है कि इनमें से करेक्ट फॉर्म कौन सी नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है। हम एक बार देखते हैं तो हमें सारे के सारे करेक्ट ही लगते हैं। So if the question is asked that which of the following form is not correct as far as possessive pronouns are concerned, तो आप सेल्फ देखते जाओगे, आपको लगा यार ये सब ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है वो हमारा आंसर तो राइट है, ये फॉर्म रॉन्ग है, क्योंकि ये आवर सेल्फ नहीं होनी चाहिए थी, ये आवर सेल्व्स होनी चाहिए थी। तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे और मैं फाइनली जो टॉपिक एंड होगा उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, आवर सेल्फ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और जब जब हम प्लूरल फॉर्म में कोई भी प्रोनाउन यहाँ से उठाएंगे तो उसके साथ सेल्व्स लगेगा, ना कि सेल्फ लगेगा। अब यू पे आते हैं, क्योंकि ये यू सिंगुलर है इसलिए हम इसे योर सेल्फ लिखेंगे। दूसरा जो यू है वो प्लूरल है, इसे हम योर सेल्व्स लिखेंगे। हिम सिंगुलर है, वेरी गुड, आप सही सोच रहे हैं, हिमसेल्फ होगा। हर फिर से सिंगुलर है, यस यू आर थिंकिंग करेक्ट। हिम, सॉरी, ये होगा आपका हर सेल्फ। इट जो है वो आपका बनेगा इट सेल्फ। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि देम क्या बनेगा। गुड, सही सोचा आपने, क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए देम आपका बन जाएगा देमसेल्व्स। आगे जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव का सीधा सा मतलब है बच्चों वो शब्द जो हमें संकेत करके बताते हैं, तो इसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। तो कोई भी चीज पढ़ी हम उसे दिस या दैट या दीज और दोज के माध्यम से उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव में पहला प्रोनाउन होगा दिस, दूसरा प्रोनाउन होगा आपका दैट, तीसरा प्रोनाउन होगा आपका दीज, और चौथा प्रोनाउन होगा आपका दोज। ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये प्रोनाउन, ये वाला प्रोनाउन, और आगे जो हम लिख रहे हैं कौन सा लिखा था दादा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन। तो आगे जो हम देख रहे हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, वो भी 1, 2 और 3, ये तीनों एडजेक्टिव में भी हम पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जितने WH वर्ड्स हैं, आप चाहे हु कह लो, चाहे हुम कह लो, चाहे हुज कह लो, चाहे विच कह लो, चाहे वाई कह लो, वेयर कह लो, जितने भी WH वर्ड्स हैं वो अभी तक हम ये जानते थे कि केवल WH वर्ड है, प्रश्न पूछने के काम आता है। यस, प्रश्न पूछने के काम आता है, ये इनमें एक कॉमन चीज है, लेकिन ये सिर्फ प्रश्न पूछने के काम नहीं आते हैं। ये WH वर्ड्स में से बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, कुछ इसमें से एडजेक्टिव्स हैं, और कुछ इनमें से एडवर्ब्स हैं, और कुछ इनमें से कहलाते हैं रिलेटिव्स, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। रिलेटिव का काम प्रश्न पूछना नहीं है, रिलेटिव का काम है वाक्य को जोड़ना। प्रश्न पूछने का काम 3 चीजें करते हैं,
WH प्रोनाउन के रूप में हो तब भी प्रश्न पूछता है, एडजेक्टिव के रूप में हो तब भी प्रश्न पूछता है, और एडवर्ब के रूप में हो तब भी WH वर्ड का काम है प्रश्न पूछना। लेकिन ये चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी अगली बार आप कोई क्वेश्चन देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं कि हु आर यू, और इस शब्द की व्याख्या के बारे में मैं पूछूं, तो आप सबसे पहले कहेंगे ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन हु सिर्फ इतना ही नहीं है, हु इन तीनों में से एक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ये हम देखेंगे। तो हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और हु हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम आता है जब ये दो वाक्यों को साथ में जोड़ता है। इसी तरह से हम बात करें, मान लीजिए कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वेयर से, वेयर आर यू गोइंग। अब कोई पूछे वेयर की व्याख्या करिए पूर्ण, तो केवल इतना सा कह देना कि वेयर प्रश्न पूछने के लिए काम है या प्रश्न पूछने वाला शब्द है, ये अधूरी व्याख्या है इसकी। वेयर जो है वो आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे कि ये कैसे इनमें भिन्नता है, और प्रश्न के माध्यम से तो मैं आपको बता ही दूंगा कि कहां पे क्या काम कर रहा है WH वर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि WH वर्ड प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, और जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो ये रिलेटिव्स का काम भी करते हैं। तो ये हमारे सब ऊपर वाले जो देखे हमने, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से बच्चों। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारा है पहला हु, दूसरा whom, तीसरा whose, चौथा what, और पांचवा which। अब अगर ये बात करें हम, और मैं ये कहूं कि बच्चों whose जो है वो ये whose प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? परीक्षा में प्रश्न आ गया, मान लीजिए कि व्हाट को लेके क्वेश्चन आ गया, व्हाट कलर्स डू यू लाइक। सर वीडियो में आ रहा है ये? ओके, ये आ गया व्हाट कलर्स डू यू लाइक, और एक क्वेश्चन आ गया व्हाट इज योर नेम। अंडरलाइन कर दिया व्हाट को। प्रश्न पूछा कि उपरोक्त वाक्य में व्हाट नंबर 1 और व्हाट नंबर 2 क्या काम कर रहे हैं, और आपको ऑप्शंस दे दिए। ये ऊपर प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव, नीचे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव। आपका आंसर क्या होगा? तो बच्चों, क्योंकि ये व्हाट है, ये प्रश्न पूछने के काम आता है, तो पहली बात तो ये है कि ये इंट्रोगेटिव ही होगा, चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, ये इंट्रोगेटिव होगा। क्योंकि हमने इनके टाइप्स में देख लिया है कि इंट्रोगेटिव के बाहर जा नहीं सकता, ये डेमोस्ट्रेटिव हो नहीं सकता, एम्फेसाइजिंग हो नहीं सकता, पॉसेसिव भी नहीं हो सकता है, तो रहेगा तो ये इंट्रोगेटिव। लेकिन ये एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक में प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब पहचानना ये कैसे कि कहाँ एडजेक्टिव और कहाँ प्रोनाउन है, तो ये ध्यान देना कि बहुत सिंपल चीज है कि किसी भी ऐसे प्रोनाउन और एडजेक्टिव शब्द का जब हम चयन करते हैं तो ध्यान रखना कि प्रोनाउन वो शब्द होगा जिसके बाद वर्ब आएगा, और एडजेक्टिव वो शब्द होगा जिसके बाद नाउन आएगा। अगर आपने सिर्फ इतना सा याद रख लिया कि आपको वर्ड को अंडरलाइन करके पूछा क्या है, अब उसके बाद देखिए अगर वो वर्ब है तो उसके पहले वाला जो शब्द पूछा गया वो प्रोनाउन होगा, टाइप तो आपको उसमें से निकालना पड़ेगा कौन सा है। अगर उसके बाद नाउन है तो उससे पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होगा। इस एग्जांपल पे फिर से आते हैं कि व्हाट लिखा हुआ है और व्हाट के बाद लिखा हुआ कलर, और कलर है हमारा नाउन।
तो नाउन के पहले वॉट आने पर ये कहलाएगा, यस आपने करेक्ट सोचा है, ये कहलाएगा एडजेक्टिव कहलाएगा। और कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? ऑफ कोर्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब आते हैं इस पे व्हाट, और व्हाट के बाद इज आया है, तो रूल के हिसाब से देखिए कि जब भी किसी वर्ड के बाद, ठीक है, जिसे हम प्रोनाउन या एडजेक्टिव समझ नहीं पा रहे हैं, के बाद वर्ब आता है, तो अब ये वाला व्हाट जो है आपका प्रोनाउन में काउंट होगा। और प्रोनाउन कौन से? दोनों तरह के शब्द है इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये व्हाट आपका एडजेक्टिव है और ये वाला व्हाट आपका प्रोनाउन है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, बाद में मैं इसे रब कर रहा हूं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं और कंफ्यूज हमें किसके बीच में करते हैं? एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में करते हैं। तो एक बेसिक रूल ये है कि जब वर्ड के बाद वर्ब आएगा यानी कि क्रिया आएगी तो वो शब्द प्रोनाउन कहलाएगा, और वर्ड के बाद जब आपका नाउन आएगा तो वो शब्द आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन का सबसे बड़ा कार्य यह है कि ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो और इसमें जो आपके आएंगे वो आएंगे वो शब्द होंगे बच्चों हु, हुज, व्हाट, विच और दैट। एक उदाहरण भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक सेंटेंस है हु इज योर ब्रदर। इसमें हु किसी सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा है, इसलिए सीधी सी बात है कि इस हु को हम इंटरोगेटिव में रखेंगे। बच्चों जरा ये देख के मुझे बताइए कि ये हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा। तो इसके लिए हमें अगले वाले शब्द पे जाना पड़ेगा। अगला वाला शब्द हमारा वर्ब है। वेरी गुड, आपने सही सोचा है, ये हु हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर, तो देखो बच्चों यहां पे ये जो हु है ये क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को, इसलिए इसे हम रिलेटिव में रखेंगे। तो हु कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, इससे ये पता लगेगा कि हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या हु रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं हो सकता। लेकिन कुछ WH वर्ड एडवर्ब होते हैं, वो हम देखेंगे कि कौन से होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम क्या यूज करेंगे? हु को करेंगे, हुम को करेंगे, हुज को करेंगे, व्हाट को करेंगे और विच को करेंगे। और इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन में क्या यूज करेंगे? हु, हुज, व्हाट, विच और दैट। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस थे जो हमने देखे, और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है पर्सनल प्रोनाउन का, क्योंकि आप किसी भी तरह के सेंटेंस को फॉर्म करेंगे पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, और उसके बाद आपको ये ध्यान लगाना पड़ेगा कि द प्रोनाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, और अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव टू यूज द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट। सिंगुलर आपका प्रोनाउन है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल है तो आप प्लूरल यूज करेंगे। उसी तरह से ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आगे जाकर के फिर से पैसिव वॉइस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं ये। इसके बाद आपके पजेसिव जो हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि पजेसिव्स के बारे में क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं कि एक प्रोनाउन का एग्जांपल होता है, एक एडजेक्टिव का एग्जांपल होता है, और आपने ये डिफरेंस तो देख ही लिया होगा कि ये सारे जो है वो पजेसिव प्रोनाउंस है और ब्रैकेट में लिखे हुए वो एडजेक्टिव्स हैं, जो हम आगे के टॉपिक में वापस से इनको लेंगे। उसके बाद एम्फेसाइजिंग, सीधी सी बात है, रिफ्लेक्सिव एम्फेसाइजिंग में सेल्फ लगने पर रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइज होते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा और एम्फेसाइजिंग कब कहलाएगा? ठीक है, तो आपने ये पूरा वीडियो देख ही लिया होगा, मैं साइड में इसको मिटा करके, ठीक है, इसके 2-3 एग्जांपल देता हूं तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एम्फेसाइजिंग कब होगा और रिफ्लेक्सिव कब होगा। देखो बच्चों, आई राइट 2 sentences हियर। पहला सेंटेंस है आई माई सेल्फ was present, और दूसरा सेंटेंस है he has done it
हिमसेल्फ। मैंने दोनों वाक्यों में दो वर्ड लिए हैं जिनके आगे सेल्फ लगाया है। पहले वाक्य में यस बिल्कुल सही पहचाना आपने, माई सेल्फ, और सेकंड में आपने पहचाना बिल्कुल करेक्ट है, हिमसेल्फ। आप ध्यान दीजिए ये माई सेल्फ जो है वो इस आई को ही इंगित कर रहा है और हिमसेल्फ जो है वो इस ही को इंगित कर रहा है। ऐसा कभी कोई शब्द सेंटेंस बन ही नहीं सकता जहां आप सब्जेक्ट तो कुछ और ले और आप जो रिफ्लेक्सिव है वो दूसरे फॉर्म में ले लें। ये गलत है। आप ही माई सेल्फ कर ही नहीं सकते या आई हिमसेल्फ नहीं कर सकते। आपने जो सब्जेक्ट लिया है आपका एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव उसी फॉर्म में होएगा। तो आई जब लिया है हमने तो आई का माई सेल्फ ही बनेगा, ठीक है, और ही का बनेगा हिमसेल्फ। अब ये बात आती है कि पहचाने कैसे, क्योंकि हमने सेल्फ लगा करके नाम तो दो दे दिए, एम्फेसाइजिंग दे दिया और रिफ्लेक्सिव दे दिया। तो बच्चों एम्फेसाइजिंग का मतलब है, ध्यान रखना, कि अधिक प्रभाव डालने वाला, ठीक है। तो हम आई यहां लिख रहे हैं और उसी आई को बताने के लिए फिर से उसके लिए एक और वर्ड जस्ट उसके बाद लगा दिया है। मतलब ये इसको एम्फेसाइज कर रहा है, इसको अधिक प्रभावशाली बना रहा है। इसलिए जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद उसकी सेल्फ फॉर्म आ जाती है तो वो आपकी एम्फेसाइजिंग कहलाएगी, और सब्जेक्ट से दूर जब उसकी फॉर्म आती है सेल्फ फॉर्म तो वो आपकी कहलाएगी रिफ्लेक्सिव। अब इतना प्रोनाउन हमने पढ़ा है तो इन दो वाक्यों को आगे एनालाइज करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आई क्या है, प्रोनाउन संबंधी प्रश्न नहीं कर रहा हूं, आई, ठीक है। नीचे चार ऑप्शन दे दिए भाई। आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, आई एक ऑब्जेक्ट है, आई पॉसेसिव है, या आई एम्फेसाइजिंग है। आपका राइट आंसर है आई पर्सनल प्रोनाउन है। क्वेश्चन आई के बारे में एक और पूछा जा सकता है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई सेकंड पर्सन सिंगुलर है, आई थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। सेंटेंस इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, लेकिन आपको हमेशा एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करता रहता है। आप ये जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वो शुरू में दिया जाता है और ये सिंगुलर लास्ट में दे दिया जाएगा। हम ज्यादातर एग्जाम मोड में जब होते हैं तो थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, थोड़े टेंस्ड होते हैं, तो हमने फर्स्ट पर्सन देख लिया और इसको राइट करके आ गए, जबकि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल ना हो करके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। फिर है कि आपके ही किस तरह का प्रोनाउन है, तो ही फिर से आपका पर्सनल प्रोनाउन है। आप अगर इसको पर्सन वाइज देखें तो ये थर्ड पर्सन में आता है, और आप नंबर वाइज देखें तो ही आपका जो है वो सिंगुलर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि प्रोनाउन के बारे में आप काफ़ी कुछ इस वीडियो से समझ गए होंगे। जो अगला टॉपिक लेंगे वो इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसका नाम है एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।